हेलो बच्चों, मैं अश्विनी भारद्वाज आपके साथ 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहा हूँ। इस लेक्चर से पहले मैं आपको 5 लेक्चर और दे चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन था रियल नंबर्स का, नंबर सिस्टम का। उसके बाद मैंने आपको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा बताया, उसका एप्लीकेशन बताया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी हमने उस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मैंने आपको एप्लीकेशन बताया। उसके बाद मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम बताई कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बताए। आज हम इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि इर्रेशनल नंबर को प्रूव कैसे कर सकते हैं हम। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं बता दूं कि इसी टॉपिक में से आपका 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बाकी टॉपिक्स में से 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम हमें करनी है। वो थ्योरम है, वो ये कह रहा है इस थ्योरम में कि अगर कोई प्राइम नंबर कौन से होते हैं बेटा, मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया। प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली 2, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। और वो 2 फैक्टर कौन से होते हैं, एक 1 एंड इटसेल्फ, जैसे 2 है ना, जैसे हमारा 3 है। आप सभी देखेंगे कि ये या तो इनके 2 ही फैक्टर्स हैं, 2 का फैक्टर 1 और 2, 3 का फैक्टर 1 और 3, 5 का फैक्टर 1 और 5। तो 1 और अपने आप से ये सिर्फ डिवाइड होते हैं। अब इसके बाद थ्योरम को समझे हम हम कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसी नंबर के स्क्वायर को, वो नंबर का प्राइम होना ज़रूरी नहीं है बेटा, बस यहाँ पर थ्योरम में वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो कह रहा अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको इसे समझाता हूँ, तब आपके लिए थ्योरम समझना बहुत आसान हो जाएगा। मान लिया मैंने बेटा कि एक नंबर ले लिया मैंने 15, है ना बेटा। अब मैंने कहा 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, आप जानते ही हैं 15 का स्क्वायर होता है 225। हम कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर 225 को डिवाइड करेगा, कोई प्राइम नंबर 225 को डिवाइड करेगा तो वो 15 को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है हमारी। अब देखो हमने क्या कहा, इसको ज़रा ध्यान से समझे। कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो पहले हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करे, तो हमने कहा 15 का स्क्वायर है, हम जानते ही हैं, तो 3 5 15 होता है, तो 15 × 15 हो गया। अब क्योंकि आप देख रहे हैं इसके अंदर 2 ही प्राइम नंबर हैं, 3 या 5, तो अगर हम कह रहे हैं 3 डिवाइड कर रहा है किसको, 225 को, तो 3 15 को भी डिवाइड करेगा क्योंकि 15 के अंदर भी है। एक्चुअली इसको समझिए आप, वो कह रहा है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर में है तो वो उस नंबर में भी है, क्योंकि जब हमने उस नंबर का स्क्वायर करा, है ना बेटा, तो वो नंबर प्राइम्स में स्प्लिट हो गया। तो जब उसके पहले से ही हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, तो अब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वही प्राइम फैक्टर्स स्क्वायर में आएंगे, वही प्राइम फैक्टर्स क्यूब में आएंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर किसी के क्यूब को डिवाइड करता है तो वो उसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि जो स्क्वायर या क्यूब बनेगा वो उन्हीं प्राइम फैक्टर्स से तो बनेगा, तो वो उनका सबसे पहले तो उस नंबर में होना ज़रूरी है बेटा। अगर उस नंबर में, क्योंकि उस नंबर के हमने जैसे 15 है, 15 के प्राइम फैक्टर्स 5 3 कर दिए, अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 5 3 का स्क्वायर होगा, क्यूब करेंगे वो भी 5 × 3 का ही क्यूब होगा, तो 5 और × 3 तो रिपीट होते रहेंगे। तो अगर वो उसके स्क्वायर में तो वो उस नंबर में भी होंगे, अगर वो उसके क्यूब में तो उसके स्क्वायर में भी होंगे। ये थ्योरम है। अब आप इस थ्योरम को मैथमेटिकली समझ लीजिए। देखिए वो कह रहा ए, हमने कोई नंबर ले लिया और उसके प्राइम फैक्टर्स कर दिए, जैसे मैंने ए की जगह यहाँ 15 लिया और उसके फैक्टर कर दिए 3 × 5। अब वो कह रहा है कि पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, उसने फिर यहाँ ए स्क्वायर निकाल लिया, जैसे मैंने 15 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि ये P1 P2 P3 P1 P2 P3, और ये क्या हैं, ये P1 P2 क्या प्राइम्स हैं। तो हम कह रहे हैं
अगर अब इसको कोई डिवाइड कर रहा है तो वो क्या होगा, P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है, P1 से Pn में ही तो कोई होगा। तो जब वो P1 से Pn में होगा तो ये P1 से Pn ही तो रिपीट हो रहा है बेटा। अगर वो इस पूरे में है तो वो इसमें भी है। बस यही थ्योरम है। आप इसका स्टेटमेंट NCERT की ये 1.3 थ्योरम है, पेज नंबर 16 या 17 पर ये थ्योरम दे रखी है हमको, आप इसे देख लीजिएगा। और आप देख रहे होंगे इसमें स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब है ये थ्योरम एग्ज़ाम में नहीं आएगी, लेकिन इसका यूज़ होगा अभी जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, जो मैं आपको बता रहा था इर्रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए। देखिए ये वाली थ्योरम है, प्रूव दैट √3 इज़ इर्रेशनल। लेकिन इससे पहले मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ आपको जो समझनी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको रेशनल और इर्रेशनल में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो रेशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, आपको ने पढ़ा है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ की P और Q इंटीजर्स हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। ये आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी आपने पढ़ा है बेटा, कि जिनका जब हम P को Q से डिवाइड करते हैं तो या तो वो टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट का मतलब 3.715 कहीं जाके रुक जाएगा, टर्मिनेट मतलब एंड हो जाएगा, या अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो वो रिपीट होने लगेगा 151515 ऐसे। तो ये 2 नंबर होते हैं, जब हम P को Q से डिवाइड करते हैं तो इसी तरीके के 2 ही मिल सकते हैं। और जो नंबर ना टर्मिनेट होते ना रिपीट होते वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। वो कौन से होते हैं बेटा, जिनके भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते, √2, √3, √5, √4 नहीं होगा क्योंकि √4 का तो √2 हो गया। इसलिए ये सारे नंबर इर्रेशनल हैं। ये सारी बातें मैं आपको पहले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ, पर ये ही इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको रिपीट करता रहता हूँ। तो अब आपने समझा बेटा। अब हम इसकी ये जो P/Q वाली डेफिनेशन को एक बार फिर ध्यान से समझते हैं। इस डेफिनेशन में बेटा आपको ये बात समझनी है कि जब हम कहते हैं कि कोई इर्रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में है, तो P/Q की फॉर्म में जैसे हमने लिख दिया कि कोई नंबर है 15/12, तो क्या 15/12 इर्रेशनल नंबर है? यस, क्योंकि P और Q इंटीजर्स हैं और नीचे वाला डिनोमिनेटर जिसे हम Q कहते हैं वो 12 है, 0 नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। लेकिन ये रेशनल नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। मतलब अगर हम इसको दोनों को 3 5s और 3 4s 12 लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वाली फॉर्म है जिसमें कि 5 और 4 आगे डिवाइड नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में कहें कि इसका कॉमन फैक्टर केवल 1 है, और जिन 2 नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 होता है उन्हें कोप्राइम कहते हैं। ये बात समझना बेटा। जिन 2 नंबर्स का कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे बोलना चाहिए HCF 1 होता है, वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं। लेकिन कोप्राइम से आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि वो प्राइम होते हैं। देखो आपको पता ही है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 3 5 है ना बेटा, 7 11 ये होते हैं। और कंपोजिट कौन से होते हैं, 4 6 8 9, ये सब कंपोजिट होते हैं। अब देखो हमने कहा को प्राइम के लिए 2 नंबर होने ज़रूरी हैं, तो मैंने कहा 2 और 5, 2 और 3, ये दो प्राइम भी हैं और 2 कंपोजिट भी हैं। वो 2 प्राइम भी हैं और को प्राइम भी हैं। 2 और 3 दोनों ही प्राइम हैं और ये को प्राइम भी हैं क्योंकि इनका HCF 1 है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बेटा 4 और 9, तो ये 4 भी कंपोजिट है और 9 भी कंपोजिट है, लेकिन 4 और 9 तो किसी और से डिवाइड हो नहीं सकते। अगर मैं 4/9 लिखूँ तो वो 4/9 ही तो रहेगी बस, इसे आप डिवाइड ही नहीं कर सकते क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो रहा है, 9 3 से हो रहा है। कॉमन फैक्टर तो कोई 1 के अलावा है नहीं, तो इसलिए 4 और 9 के पेयर को हम को प्राइम कहेंगे। इसमें दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, एक प्राइम और एक कंपोजिट भी हो सकता है। इसलिए आप प्राइम और कंपोजिट से को प्राइम में कंफ्यूज मत हो जाना। को प्राइम का मतलब होता है वो पेयर ऑफ नंबर जिनका HCF 1 होता है, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, जो 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते। तो किसी भी रेशनल नंबर की P/Q की फॉर्म को, रिपीट कर रहा हूँ मैं, किसी भी रेशनल नंबर की P/Q की फॉर्म को हम
इस फॉर्म में कर सकते हैं कि P और Q दोनों को प्राइम हो जाएं। जैसे 15 और 12 भी इसकी फॉर्म थी, लेकिन 15 और 12 में ये को प्राइम नहीं है, लेकिन इट कैन बी रिड्यूस टू दिस फॉर्म, है ना। तो हम किसी भी रेशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां P और Q को प्राइम है ना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरम में यूज़ होगा। तो आपने रेशनल समझ लिया, इरेशनल समझ लिया, और P अपॉन Q की वो वाली फॉर्म समझ ली जिसमें P और Q क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। अब देखिए इस थ्योरम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं बेटा। एक और हम बात समझ लेते हैं इसमें, जो हम यहाँ पर, आप शायद इस मेथड को पहली बार पढ़ रहे हैं, कंट्राडिक्शन मेथड। ये कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है बेटा? कंट्राडिक्शन मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स का एक टूल कहता हूँ मैं इसको, टूल। मैं मैथमेटिक्स में इनको टूल्स कहता हूँ बेटा। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता? विरोधाभास इसको हम कहते हैं, एक दूसरे की बात, अपनी बात को उल्टा कहना। जैसे हम कहने लगें कि भाई मौसम बहुत ठंडा है, और थोड़ी देर बाद में कहने लगूँ गर्म है, तो ये कंट्राडिक्ट हो गया, मैंने अपनी बात को कंट्राडिक्ट करा, है ना। तो इस मेथड का हम यूज़ करते हैं कैसे? लाइफ में प्रैक्टिकली भी हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। जैसे मान लिया एक बच्चे से हम कहें बेटा बरसात का समय है, पेड़ पर मत चढ़ो, पेड़ पे चढ़ने से चोट लग जाएगी। एक बच्चा है वो समझ जाता है कि भाई मेरे बड़े कह रहे हैं, एल्डर कह रहे हैं, मम्मी कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं, अंकल कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं, बात ठीक कह रहे होंगे। कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं नहीं यार हम तो पेड़ पर चढ़ के देखेंगे। तो उस केस में ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? हम बच्चों को ये नहीं कहते पेड़ पर मत चढ़ो बेटा, हम कहते हैं बेटा देखो पेड़ पर चढ़ के देखो आपको कैसा लगेगा। वो पेड़ पर चढ़ेगा, पेड़ पर फिसलन है, वो गिरेगा, चोट लगेगी, हम कहेंगे बेटा कैसा लगा? वो कहेगा पेड़ पे चढ़ना गलत बात है, बरसात के दिनों में फिसलन होती है। उसे समझ में आ गया। इसका मतलब वो हमने उसे थोड़ा सा गलत रास्ते पे थोड़ा सा चलाया, इतना भी नहीं कि हम 15 मंजिल की बिल्डिंग से उसे कहें वहाँ तो उसकी डेथ हो जाएगी, थोड़ा सा चलाया उसको और ये समझाया कि देखो बेटा ये गलत है। मैथमेटिक्स भी इसी टूल को यूज़ करता है कि जब हमें ये प्रूव करना हो किसी चीज़ को कि ये, और उसके केवल दो ही रास्ते हों। जैसे √3 क्या बेटा? √3 या तो रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। तो यहाँ पर हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो कंट्राडिक्शन मेथड में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे मान लिया ये रेशनल है, और रेशनल है तो रेशनल के रास्ते पे आगे चलेंगे, और आगे चल के हम कोई ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे जो हमारी बात को कंट्राडिक्ट कर दे, और हम कहेंगे देखो ये तो बात पॉसिबल नहीं है, तो जिस रास्ते पे हम चले थे वो गलत है। गलत इसका मतलब दूसरा रास्ता है, क्योंकि दो ही रास्ते हैं, या तो ए है या बी है। अगर हम ए पे चलें, ए गलत है तो बी सही है। इस मेथड को हम कंट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। हमने मान लिया, लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी, है ना, कि √3 रेशनल है, ऐसा मान लिया हमने, कंट्रेरी कर दिया, अपने आप बात को कंट्राडिक्ट कर दिया कि ये बात उल्टा मान के चल रहे हैं। अब हमने कहा कि मान लिया √3 किस फॉर्म में बेटा? अगर रेशनल है तो इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में किया जा सकता है ना। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये R और S को प्राइम है, लेकिन हमें ये भी पता है कि इसको हम को प्राइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि ये R अपॉन S तो कौन सी फॉर्म है? इंटीजर अपॉन इंटीजर। और जो हमारी A अपॉन B की फॉर्म है वो भी है तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, लेकिन इसमें A और B क्या है? को प्राइम है। इसी बात को हम कंट्राडिक्ट करेंगे, इसीलिए को प्राइम को समझना ज़रूरी था बेटा, है ना। देखिए आगे हम बढ़ें, इसमें उसने यही समझा रखा है कि यहाँ पर कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि यहाँ तो R अपॉन S ले रखा है या A अपॉन B ले रखा है NCERT में, और यही करेक्ट है बेटा। कुछ रिफ्रेशर्स में आप पढ़ेंगे तो उनमें डायरेक्ट ही P अपॉन Q से ले रखा है, लेकिन सही तरीका ये है कि पहले हम उसे R अपॉन S लें और फिर कहें कि ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है A अपॉन B, जिसमें A और B क्या है? को प्राइम है। यहाँ लिखा भी है कि वेयर A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है बेटा। अब इक्वेशन की तरह हम इसे A को B√3 लिख सकते हैं, और फिर हमने इसी का स्क्वायर कर दिया। A इज इक्वल टू B√3 का बेटा हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, तो हमारा आ गया A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर इंटू 3। अब हमने क्या कह रहे हैं कि A स्क्वायर में 3 इंटू करके B स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब A स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 3। बस यहीं आपको समझना है कि A स्क्वायर इज़
डिविजिबल बाई 3, लेकिन 3 तो प्राइम है। और हमने अभी ऊपर थ्योरम में पढ़ा था क्या, कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को करता है तो वो उसको भी डिवाइड करता है। तो हम कह रहे हैं अगर 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर तो 3 डिवाइड्स ए। तो हमने ए का एक फैक्टर निकाल लिया, 3 एक फैक्टर है। ये आपको इसमें समझना है बेटा, इसकी लाइंस को आप पढ़ेंगे। ये आ रहा 3 डिवाइड्स ए। इसी बात को समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर से समझ लीजिए, हमने √3 को a अपॉन बी लिखा, उससे a इज इक्वल टू b√3 आ गया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर में a स्क्वायर के अंदर b स्क्वायर इंटू 3 आ गया, तो ये दोनों इसके फैक्टर हो गए ना, 3 भी फैक्टर हो गया और b स्क्वायर भी फैक्टर हो गया। तो 3 कैसा फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है। इसका मतलब 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, और 3 प्राइम है, इसलिए अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो a को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमने कहा 3 डिवाइड्स a। अब जब 3 डिवाइड्स a है, इसका मतलब a 3 का मल्टीपल है। तो हमने a की वैल्यू 3c सब्सटीट्यूट कर दी है ना। अब ये देखो यहाँ पर हमने इसकी बेटा वैल्यू को 3c सब्सटीट्यूट कर दिया और इस वैल्यू के अंदर सब्सटीट्यूट कर दिया। 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर में हमने a को क्या कर दिया, 3c। तो जब हमने इसे 3c करा तो बेटा 3c का स्क्वायर क्या होगा, 9c स्क्वायर, और ये है 3b। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और b क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ 3c स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर गलती से लिखा है, ये c स्क्वायर होगा बेटा। अब जब b इज इक्वल टू 3c स्क्वायर आ गया, मतलब 3 इंटू सी स्क्वायर, तो हमने कहा कि b स्क्वायर है बेटा, b स्क्वायर क्या आ गया, 3c स्क्वायर। यहाँ मैं लिख के एक बार आपको दिखा रहा हूँ, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू सी स्क्वायर। अब हमने क्या कहा बेटा कि 3 इस और c स्क्वायर इसका फैक्टर हो गया, c स्क्वायर से तो हमें कोई मतलब नहीं है। हमने कहा 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, और 3 तो प्राइम है, अगर वो b के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो b को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब 3 डिवाइड्स b, इसका मतलब 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ b। और ऊपर हमने प्रूव करा था 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ a। तो ये दोनों बातें हमने कर दी, 3 को हमने दोनों का कॉमन फैक्टर कर दिया, a का भी और b का भी। लेकिन हम क्या कह रहे थे बेटा, हम कह रहे थे a और b तो को प्राइम है। हमने अपनी बात को गलत साबित कर दिया ना। ऊपर हम कह रहे थे a और b को प्राइम है, उनका कोई फैक्टर 1 के अलावा होगा नहीं। यहाँ हमने 3 दोनों का कॉमन फैक्टर शो कर दिया। तो क्योंकि 3 दोनों का कॉमन फैक्टर है, इसलिए वो को प्राइम नहीं है। ये हमारी बात को कंट्राडिक्ट करता है। जिस रास्ते पर हम चले थे वो गलत है। तो सही क्या है, सही ये है कि इसका मतलब जो हमारी शुरुआत थी कि √3 इरेशनल है, वही बात गलत है। इसका मतलब √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये प्रूव हो जाता है। NCERT में इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए आपको 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा, एक √2 और एक √3। आप बस 3 कर लें, एक √2, √3, √5। √2 में कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ 3 है वहाँ 2 आ जाएगा और 9 के प्लेस पर 4 आ जाएगा। बाकी एज इट इज़ लैंग्वेज है, आपको इसके स्टेप्स को 2 बार 3 बार लिखेंगे तो वो लर्न हो जाएंगे, लेकिन आपको समझना है ना। ये बहुत क्लियर एक एक लाइन आपको लिख रखी है आपके लिए। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, एक एक थ्योरम वैसे ही NCERT में भी है। दूसरा क्वेश्चन जो NCERT या हमारा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो इस तरीके का है। अब इस क्वेश्चन में भी हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है बेटा, लेकिन यहाँ आपको एक बात समझनी है कि इस क्वेश्चन में यूज़ तो हम कंट्राडिक्शन मेथड करेंगे, लेकिन लॉजिक डिफरेंट लगाएंगे। और इसमें हम ये मान के चलेंगे कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि √3 इरेशनल है। तो √3 तो इरेशनल है, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, 5 माइनस √3 इरेशनल है। इसको हमने कंट्राडिक्शन मेथड से कैसे करा, हमने फिर वही लिया कि 5 माइनस √3 को हमने a अपॉन b ले लिया, जहाँ a और b क्या हैं, इंटीजर्स हैं। यहाँ आप को प्राइम भी ले सकते हो, यहाँ वैसे केवल इंटीजर से भी काम चल जाएगा। को प्राइम ले लें, उसमें भी कोई गलती नहीं है, यहाँ को प्राइम लिखा है, कोई गलती नहीं है। आप अगर वैसे भी ले लेंगे तो चलेगा। अब देखो हमने क्या करा है, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक दूसरा यूज़ होगा। कैसे करा बेटा हमने इसको, हमने यहाँ पर इसे इक्वेशन की तरह सॉल्व करा है। इस एक्सप्रेशन को आप देखें, बस इस एक्सप्रेशन में आपको एक बात समझनी है कि हमें जो अंडर वाली टर्म के अलावा, जैसे यहाँ तो केवल 5 ही था हमारे पास, उसको हमें दूसरे साइड में लेके जाना है।
तो √3 की वैल्यू क्या हमने यहाँ लिख रखी है बेटा, 5b माइनस a अपॉन b। अब a और b इंटीजर हैं और इंटीजर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर होता है। मैंने डिवीज़न नहीं बोला, ध्यान रखना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी इंटीजर हो गया। फिर इसमें से एक इंटीजर माइनस हुआ तो ये पूरा इंटीजर हो गया, और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो गया बेटा, रेशनल हो गया। और √3 को हम पहले मान कर चुके हैं कि इरेशनल है। यहाँ पर ये कंट्राडिक्शन है कि एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल आ गया, ये तो गलत है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक इरेशनल और रेशनल इक्वल हो जाएं। अब गलती क्या है, गलती यही है कि हमने इसको शुरू में रेशनल मान लिया था, ये कंट्राडिक्शन है, इसलिए रास्ता गलत है। इसलिए हम कहेंगे कि 5 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं बेटा, 3-4 टाइप के इसमें क्वेश्चन हैं, मैंने नीचे असाइनमेंट में दे रखा है, उनमें सब में हम यही लॉजिक लगाएंगे कि जो रेशनल वाली क्वांटिटी है उसके अलावा जो भी कुछ है वो राइट साइड में लेके जाएंगे, और इरेशनल के अलावा जो भी उसे उधर लेके जाएंगे। जो दूसरे वाली क्वांटिटी है वो रेशनल बन जाएगी, इरेशनल को हमने यहाँ रख ही रखा है, जैसे यहाँ √3 को रख रखा है। तो हम कह देंगे रेशनल इरेशनल इक्वल हैं, जो पॉसिबल नहीं है, ये हमारी बात को कंट्राडिक्ट करता है। इसलिए हमारी एजम्पशन गलत थी कि √5 माइनस √3 एक रेशनल है, जो हमारी ये शुरू में एजम्पशन थी। देखिए इसकी लैंग्वेज को आप, लैंग्वेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें लिखा लेट अस एज्यूम, तो ये एजम्पशन ही गलत है, ठीक है। तो यही 2 टाइप के इसमें क्वेश्चंस हैं बेटा, ये असाइनमेंट है, मैंने अभी आपको बताया। देखिए √3 √5 में हमने दे रखे हैं, इनमें जो हमारा 3, 4, 5 है, इन सभी क्वेश्चन में आप, जैसे इसमें √2 है, √2 के अलावा आप जब इसको a अपॉन b मानेंगे बेटा, तो इस √2 के अलावा बाकी सबको उधर ले जाएंगे। तो यहाँ रह जाएगा √2 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 5 अपॉन 7। इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसे आप लिख लेंगे a माइनस 5b अपॉन 7b। इसे ये रेशनल हो गया बेटा, और ये √2 इरेशनल हो गया। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 टाइप के क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आपका बोर्ड में आता है। केवल आप ये 5-6 क्वेश्चन करने से अगर आपको 4 या 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो देखिए कितना आपके लिए सस्ता सौदा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके कोर्स में है, और आपको जो भी इस चैप्टर में या कहीं भी मेरे लेक्चर में प्रॉब्लम आए, आप नीचे जो हमारा कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट में आप अपने प्रॉब्लम्स को डाल सकते हैं, उन्हें मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देता हूँ। और मैथ्स को, मेरी यही आप इच्छा है बेटा कि आप मैथ्स को दिल लगा के पढ़ें, एंजॉय करें। मैथमेटिक्स को मार्क्स लेने के लिए ना पढ़ें, उसकी ब्यूटी को समझें और उसे एंजॉय करें। आपको बड़ा मज़ा आएगा, पूरी लाइफ आपकी एंजॉयफुल हो जाएगी मैथमेटिक्स को अगर आपकी ब्यूटी को पढ़ेंगे। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं बेटा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।